हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो हम नेक्स्ट चैप्टर है वो आज पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे, और वो चैप्टर है एक्सपांशन एंड पावर सीरीज़। अभी जो चैप्टर है इसके अंदर जो आज जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग के, जैसे पावर सीरीज़ हैं, उन पर बेस्ड कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशंस, ये सब देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, है ना। पावर सीरीज़ तो क्या होता है, यहाँ पर याद रखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स के व्यू से होगा। यहाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, आपको पता है। तो देखिए, अ सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट होल पावर एन इज कॉल्ड या इज सेड टू बी पावर सीरीज अबाउट जेड नॉट। हियर ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो ये जो है इस फॉर्मेट में आप जो भी आप तैयार करोगे, जहाँ पर ए एन जो है कोई सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड नॉट कोई पॉइंट है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर याद रखिए कोई भी पॉइंट हो सकता है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो इस फॉर्मेट में जब आप लिखेंगे किसी भी सीरीज़ को तो उस सीरीज़ को बोलेंगे पावर सीरीज़। स्पेशली ये जो है कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के व्यू से लिखा गया है, तो ये पावर सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये पावर सीरीज़ है, ठीक है, अबाउट जेड नॉट बोला जाता है इसे। अच्छा, यहाँ पर मैंने n इक्वल टू 0 लिखा तो कई लोग इसी में कन्फ्यूज होंगे। कन्फ्यूज नहीं होना है, हो सकता है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी हो सकता है n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी हो। तो आप बेसिकली आप इस तरह से ही डिनोट करो, ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा है पावर सीरीज जेड नॉट पॉइंट के अबाउट, ये बोला जाता है। अगर यहाँ पर 0 है तो 0 के अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट हम बोलेंगे। 1 है तो 1 के अबाउट, आई है तो आयोटा है तो आयोटा के अबाउट। क्लियर हुआ, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिखा हो सकता है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो सकता है, n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी हो। ठीक है, तो सीरीज़ किसी भी इन्फिनाइट सीरीज़ में, किसी भी इन्फिनाइट सीरीज़ के अंदर एक दो टर्म या फाइनाइट टर्म के, है ना, हट जाने से उसकी कन्वर्जेंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस पर बेस्ड मैं एग्जांपल लिया हूँ, सीरीज ए टू दी पावर एन जेड माइनस 1 होल पावर एन। अब यहाँ पर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1 के अबाउट पावर सीरीज़ है। अब इसकी बात करें लॉग n, तो n इक्वल टू 0 पे तो डिफाइन नहीं होता, तो ये होगा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर ना, तो ये होगा हमारा पावर सीरीज अबाउट 2i, अबाउट 2i, है ना, 2 आयोटा। अब ये है ना, आई एन आयोटा एन जेड पावर एन। अब यहाँ पर जो ए एन है वो ये है। ठीक, अब यहाँ पर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो सकता है, या फिर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो सकता है, 2 टू इन्फिनिटी हो सकता है। तो ये जो है 0 के अबाउट है, ऑरिजिन के अबाउट, क्योंकि ये z माइनस 0 का होल पावर इन तो है। क्लियर हुआ, तो ये पावर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम देखते हैं पावर सीरीज से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए, ऑब्जर्वेशंस मतलब इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या क्या निकल के सामने आते हैं ना, वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जो पावर सीरीज हम लेते हैं, है ना, वो उसमें पर्टिकुलर किसी पॉइंट को रख लीजिए एट z इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, सीरीज समेशन ए एन अल्फ़ा माइनस जेड नॉट होल पावर एन इज कॉल्ड सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यहाँ जो अल्फ़ा मैंने लिया कोई फिक्स कोई नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट मैंने बनाया ये, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, एट z इक्वल टू अल्फ़ा सीरीज समेशन ए एन अल्फ़ा माइनस जेड नॉट होल पावर एन। जो हमारा पावर सीरीज था उस z के, है ना, स्थान पे हमने क्या रखा, अल्फ़ा रखा। तो फिर ये जो है पर्टिकुलर एक क्या हो जाएगा, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी हो सकता है, अल्फ़ा की जगह जैसे 1 मैंने रखा तो 1 माइनस जेड नॉट होल पावर हो जाएगा, 2 माइनस जेड नॉट होल पावर हो जाएगा। तो पावर सीरीज जो था वो सीरीज ऑफ फंक्शंस था एक्चुअली, क्योंकि वहाँ वेरिएबल था। अब वेरिएबल की जगह हम पर्टिकुलर वैल्यू रखेंगे तो ये नंबर वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो ये होगा सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर हुआ। अब ये अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है। ठीक है, डीओडी के जो भी इनकी डीओडी होगी पावर सीरीज़ का, पावर सीरीज़ हमारा होगा समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट होल पावर एन। अब इनकी जो भी डीओडी होगी उस डीओडी के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उस पॉइंट को रखते जाइए, उनके करेस्पॉन्डेंस ये सभी क्या होंगे, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, द पावर सीरीज समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट होल पावर एन इज कॉन्वर्जेंट इन
D is contained in C if and only for every alpha belongs to D summation an या सीरीज an अल्फा माइनस जेड नॉट होल पावर n इज कन्वर्जेंट इन D। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है, इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। पावर सीरीज आखिरकार क्या होता है, एक सीरीज ऑफ फंक्शंस होता है। अब सीरीज ऑफ फंक्शंस है तो इनकी कन्वर्जन की बात होगी। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, किसी भी सीरीज़ का, किसी भी सीरीज़ के कन्वर्जन का मतलब होता है उस सीरीज़ का सम फाइंड हो जाना। अगर उसका सम फाइंड हो गया तो उस सम को बोलते हैं उस सीरीज़ का लिमिट, क्लियर, लिमिट फंक्शन करके। ठीक है, और इन दिस सिचुएशन दैट सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर हुआ बात। तो इस खास बात यह है कि किसी पावर सीरीज़ जो है, कोई पावर सीरीज जब कन्वर्जेंट होता है किसी ये जो है इनकी डीओडी है, समझ लीजिए, है ना। सीरीज़ जो भी हमें दिया हुआ है पावर सीरीज़, उनका डीओडी क्या है, डी है। उस डी के अंदर अगर ये कन्वर्जेंट है, मतलब इनका सम फाइंड हो पा रहा है, तो समझ लीजिए कि डी के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डेंस जो सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो सीरीज़ क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए डी के अंदर। ठीक है, डी के अंदर जितने भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डेंस जो सीरीज़ है वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो ये इफ एंड ओनली चल रहा है। तो कोई भी पावर सीरीज़ अपने डीओडी में कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये है कि उस डीओडी के अंदर जितने भी पॉइंट है उन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जो सीरीज़ बनेगा, सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आर फॉर विच द पावर सीरीज summation an z minus z naught whole power n is convergent on mod of z minus z naught less than r is called radius of convergence of power series। ठीक है, क्या बोला गया है, ठीक है, इसको आप डायग्राम से क्लियर कर पाएंगे। समझ लीजिए ये हमारा डीओडी है, ये तो डीओडी है ना, किसकी, आपको दिया गया है ना पावर सीरीज, उनका ये डीओडी है। और इसके अंदर अब डीओडी चूँकि पावर सीरीज किसके अबाउट है, जेड नॉट के अबाउट है। तो मान लीजिए जेड नॉट कोई पॉइंट है ना, और ये आर रेडियस का कोई ओपन डिस्क है। अब थोड़ा सा फोकस करना, हमें पावर सीरीज गिवन है, उनका ये डीओडी है। हो सकता है पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो, ये हो सकता है ये, है ना। और उस डीओडी के अंदर ये हमारा इसके जो भी जिसके अबाउट ये पावर सीरीज बनाया गया ना, उस पर सेंटर्ड एक मेरे पास ओपन डिस्क है। खास बात यह है कि जो पावर सीरीज़ है वो इसके अंदर कन्वर्जेंट है। इसमें कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या, पावर सीरीज़ जो है इनके हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डेंट जो आपका सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो कन्वर्जेंट है। ठीक है ना, ये सिचुएशन है। तो पावर सीरीज़ इसके अंदर कन्वर्जेंट है, तो इस सिचुएशन में ये जो आर है रेडियस, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर हुआ बात। ये जो आर है उनको क्या बोला जाता है, रेडियस, क्योंकि इसी के अराउंड हो रहा है, इसके आगे नहीं है कन्वर्जन, है ना। याद रखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जन, खास बात ये है, अगर यहाँ ये थोड़ा अगर ये होता तो उस समय इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं बोलेंगे, उस समय ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक। अब ये जो होगा ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। क्लियर। तो याद रखिए कि अगर कोई फंक्शन जो है आपको पावर सीरीज गिवन है, पावर सीरीज क्या अपना जो भी है डीओडी होगा, और जिसके अबाउट है उस पर सेंटर्ड एक ऐसा डिस्क जिसके अंदर पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। याद रखिए एस पॉसिबल है, इसको लेना है ना, ठीक है। तो उनके करेस्पॉन्डेंस जो भी ये रेडियस हो रहा होगा उस रेडियस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और ये जो डिस्क है इसको डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस या फिर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कहा जाता है, या फिर कई राइटर इसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये जो आर होता है वो सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू होती है भाई, है ना। ऐसा नहीं कि आर आप ये ले रहे हो लेकिन उससे बड़ी है ना एरिया में कन्वर्जेंट हो रहा है, ऐसा नहीं। आर जो है सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया होता है जिसके अराउंड जो है इसके अंदर क्या होता है पावर सीरीज कन्वर्जेंट होता है। क्लियर हुआ। और याद रखिए ये आखिर है क्या, ये आखिर अगर हम देखें तो यही तो है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर करके, इसको बोला जाता है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। कन्फर्म हुआ, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सीरीज। लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन एन जेड माइनस जेड नॉट होल पावर एन, देन वी कंक्लूड देयर आर 3 रिजल्ट्स, एक्चुअली 4 रिजल्ट्स, उसमें से पहले 3 रिजल्ट्स को देखेंगे। आपको रेडियस के बारे में पता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में, कि वो एक लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है जिसके है ना इनसाइड कहना चाहिए। जब हम डिस्क तैयार करते हैं तो उस डिस्क में जो सीरीज़ होता है पावर सीरीज़ वो क्या होता है कन्वर्जेंट होता है। अब जो हमने लिया आर, उनसे भी छोटे, मतलब कि इनसे भी जो लेस है ना कोई पॉजिटिव नंबर, उनके करस्पॉन्डेंस ये क्या बना है एक छोटा सा डिस्क। तो उस डिस्क के अंदर जो पावर सीरीज होता है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग है। क्लियर है। फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू दिस देन डायरेक्टली इंप्लाइज सीरीज क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट।
और इसी तरीके से अगर हम आर को ही लेते हैं डायरेक्टली, है ना, जेड नॉट पर सेंटर्ड हम आर रेडियस का ही अगर हम क्या तैयार करते हैं, आप डिस्क तैयार करते हो तो डिस्क के अराउंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड सो कन्वर्जेंट ये सिचुएशन में। अब अगर ये हो जाए मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर इक्वल टू आर हो, इस पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसमें बाउंड्री भी शामिल हो गया, बाउंड्री भी इंक्लूड हो रहा है ना, तो इनके इनसाइड मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर, मतलब आर रेडियस लीजिए और उसके इनसाइड सीरीज तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन बाउंड्री पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस वजह से इस पर मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि कन्वर्जेंट है करके, तो मे और मे नॉट कन्वर्जेंट का सिचुएशन होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसी को हम ले रहे हैं ना, इसी को आप डोमेन के तौर पे ले रहे हो, है ना, एक कहना चाहिए रीजन के तौर पे आप ले रहे हो। अच्छा, एक फोर्थ नंबर का सिचुएशन जो बनेगा, मैं बोला था वो क्या होगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ फोर्थ। तो ये जो सिचुएशन है ये वाला सिचुएशन होगा, ठीक है। एक बार लेस देन आर, लेस देन कैपिटल आर, एक बार लेस देन कैपिटल आर, एक बार लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल आर, एक बार ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब ग्रेटर देन अगर है, ग्रेटर देन इक्वल टू आर है तो भी इक्वलिटी वाला सिचुएशन में हो जाएगा, पॉसिबल है कि हो, लेकिन आगे तो नहीं बोल सकते, इसमें भी मे और मे नॉट। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा कि दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। क्लियर हुआ? पावर सीरीज का आर जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, अब उस आर के अराउंड जेड नॉट पर सेंटर्ड ये हमारा रेडियस आर है, इसके इनसाइड जो है सीरीज कन्वर्जेंट है। क्लियर हो रहा है? तो बाहर क्या होगा, बाहर तो ऑब्वियस है डाइवर्जेंट है। क्लियर हुआ? तो मैं इसको एक बार फाइनल रिवाइजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जेड नॉट पर सेंटर्ड ये आर रेडियस का हमने क्या बनाया, डिस्क बनाया, और चूंकि ये जो है डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस है या फिर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है, इसके अंदर सीरीज जो है कन्वर्जेंट है, तो आर, इसलिए आर क्या है, आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। अब अगर इसमें एक छोटा स्मॉल आर रेडियस का अगर हम एक डिस्क बनाए तो उसमें सीरीज जो है क्या होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। और इसके इनसाइड ओवरऑल क्या होता है, सीरीज जो है आपका कन्वर्जेंट होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और अगर बाउंड्री को शामिल करते हुए चलें, बाउंड्री भी शामिल करें तो बाउंड्री में हो सकता है हो या ना हो, इस वजह से मे और मे नॉट। लेकिन बाउंड्री को भी ना शामिल करें, इधर पूरा बाहर की अगर बात करें ये वाला सिचुएशन में ग्रेटर देन आर में, तो क्लियर है कि नॉट कन्वर्जेंट। कन्फर्म हुआ? रिजल्ट्स फर्स्ट, if a power series summation n z minus z naught whole power n is convergent, then series n z minus z naught whole power n converges to an analytic function f of z and the domain of analytic function is domain of convergence। ठीक है, तो पहला बोला गया कि पावर सीरीज कन्वर्जेंट हो, ये लेकर चलना है। तो पावर सीरीज एक्चुअली क्या होता है, सीरीज ऑफ फंक्शंस होता है। अब सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंट का मतलब होता है उनका सम फाइंड हो जाना, तो जो भी सम होगा वही उनका लिमिट फंक्शन होता है ना। तो जो लिमिट फंक्शन होता है वो खास बात ये है कि एक एनालिटिक फंक्शन होता है। यही बात बताया गया है कि पावर सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो पावर सीरीज जो है किधर कन्वर्ज करता है, एनालिटिक फंक्शन की ओर, ये बोला गया है। मतलब इनका जो सम है, इनका जो लिमिट है वो एक एनालिटिक फंक्शन होता है। और डोमेन ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। ये भी आपको याद रखना है कि जो एनालिटिक फंक्शन है इनकी जो भी डोमेन होगी, जो भी डीओडी होगी, वो क्या होगा, एक्चुअली डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगा या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। कन्फर्म है? एग्जाम्पल वैसे हम बाद में लेंगे तो उससे क्लियर भी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स माइंड में सेट करके चलना है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इफ अ पावर सीरीज समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट होल पावर एन इज कन्वर्जेंट दैट इज लिमिट फंक्शन एफ ऑफ जेड ऑफ सीरीज एग्जिस्ट। ठीक है, तो फिर यहाँ से इंप्लाई कर जाता है कि द आर ओ सी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस is nothing only the distance between z0 and the nearest singularity of f of z। तो ये क्या बोला गया है ना, हमारे पास कोई पावर सीरीज है, पावर सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है कि इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जो भी लिमिट फंक्शन होगा वो एनालिटिक फंक्शन होता है। खास बात ये है इनके पास जो भी सिंगुलरिटी होगी, तो सिंगुलरिटी नियरेस्ट सिंगुलरिटी एफ ऑफ जेड की पास बहुत सारे सिंगुलरिटी है, तो जो नियरेस्ट सिंगुलरिटी है ना उसको लेना है ना, एफ ऑफ जेड की नियरेस्ट सिंगुलरिटी और जेड नॉट, तो जेड नॉट और एफ ऑफ जेड की नियरेस्ट सिंगुलरिटी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही होगा आर ओ सी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, मैं एग्जांपल लूँगा, इससे बातें क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल इतना याद रखिए कि आर ओ सी इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस जेड नॉट और नियरेस्ट सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड का डिफरेंस। जैसे साइन जेड है 1/sin z, अब उनके सिंगुलरिटीज़ क्या है, उनके सिंगुलरिटी n पाई होगा, है ना। तो n पाई मतलब 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, ये वाली बात हुई। अब यहाँ पर मान लो पॉइंट दे दिया है आपका 1 दे दिया है बाय द वे, तो इस पॉइंट 1 का अब एफ ऑफ जेड की सिंगुलरिटी तो बहुत सारे हैं, उसमें से नियरेस्ट सिंगुलरिटी को देखना है।
तो ज़ीरो भी है, पाई भी है, ठीक है। तो अब सोचिए क्या होगा, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इससे क्लियर भी होगा, है ना। मैं जो भी कहा उसको ऑब्जर्व कीजिए। मैंने ये कहा एग्जाम्पल्स, एफ ऑफ जेड इक्वल टू मैंने लिया 1/sin z। हमारा जो पावर सीरीज़ है वो समेशन ए एन जेड माइनस, है ना, 1 का होल पावर n है, ये हमें दिया। कोई पावर सीरीज़ है और ये पावर सीरीज़ जो है कॉन्वर्जेंट है। ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है ना इनका जो लिमिट फंक्शन होता है वो कितना है, इतना। तो इसको चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जो लिमिट फंक्शन है इनका सम फंक्शन ही तो होता है। सम का मतलब डायरेक्टली इसके इक्वल होगा, मतलब इनकी जो भी डीओडी होगी इनकी डीओडी होगी। खास बात यह है इनका जो भी डोमेन होगा, है ना, वही डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनकी सिंगुलरिटीज़ क्या होते हैं, सिंगुलरिटी ऑफ 1/sin z या f ऑफ z। सिंगुलरिटी का मतलब यही है कि जिस पर इसे प्रॉब्लम हो रहा है वो पॉइंट देखो। तो sin z इक्वल टू जब जीरो कर देंगे तो उस पर प्रॉब्लम होगा। तो sin z इक्वल टू जीरो अगर करते हैं तो हमें पता है कि z इक्वल टू n पाई मिलेगा, n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स टू z का मतलब है ना, जो इंटीजर्स उनकी बात कर रहे हैं, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से, है ना। क्लियर है। अब इसमें आप एक डायग्राम फॉर्म करें, उससे बातें क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो क्या है, 1 है, मतलब कि z नॉट इक्वल टू आपको दिया है 1, ठीक। अब ग्राफ देखिए, ग्राफ से क्लियर होगा, ये आपका 1 है और यह सिंगुलरिटीज़ में अगर बात करें तो 0 है, पाई है, 2 पाई है, इस टाइप से इधर माइनस पाई है, माइनस 2 पाई है, ये सभी जो है सिंगुलरिटीज़ हैं, कन्फर्म ना। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है 1 वो होगा, ये पाई मतलब कि 3.14 समथिंग, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, इससे भी इधर आएगा ना, ये हमारा है 1। अब सोचिए हमें एक ऐसा, है ना, रेडियस को मतलब जस्ट मैंने बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन z नॉट एंड द नियरेस्ट सिंगुलैरिटी। अब नियरेस्ट सिंगुलैरिटी तो आपका यहाँ पर 0 और 1 और 0 1 के बीच का डिस्टेंस आप देखेंगे, एक बार 1 और पाई के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, एक बार 1 और 2 पाई के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, एक बार 1 और माइनस पाई के डिस्टेंस देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे छोटा डिस्टेंस कौन है, नियरेस्ट। नियरेस्ट शब्द से कन्फ्यूज़न होता है एक्चुअली, इससे कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न होना नहीं है, इसके लिए ग्राफ बनाई है, इससे बातें क्लियर होगा। अब सिंगुलैरिटीज़ तो सभी है, उसमें से आप देख पा रहे हैं कि 1 माइनस 0, ठीक है, यही तो है z नॉट माइनस आपका ये वाला सिंगुलैरिटी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, यही होगा ROC। क्लियर हुआ। अब सोचिए सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूँ, फंक्शन वही है, ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास z-2 करके दे दिया गया है। अब सोचिए कि नियरेस्ट सिंगुलैरिटी के सिचुएशन क्या होगा। सिंगुलैरिटी तो यही होगा और पॉइंट चेंज हो गया है, z नॉट हमें दे दिया है 2। अब जो हमें दिया है ना, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 2 जो है। अब सोचिए मैं 0 और 2 लूँ, मुझे पता है तो श्योर है कि या तो 0 लेंगे सिंगुलैरिटी या तो पाई लेंगे, लेकिन सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, ये है ना, ये वाला। तो ये 2 पर सेंटर्ड, है ना, ये हमारा क्या होगा, है ना, ये डिस्क होगा कहना चाहिए, और इसी के अंदर हमारा पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर आपको निकालना है तो आप फार्मूला में जाएंगे पाई माइनस 2। तो पाई माइनस 2 का मतलब क्या होता है 3.14 माइनस 2 यानी 1.14। तो ये जो डिस्टेंस होगा 1.14 होगा, ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। क्लियर हुआ बात। तो ये चीज़ें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अगर आप सोचिए अगर मैं 3 लेता तो भी 3 और पाई को ही लेते, ताकि पाई माइनस 3 होता और फिर 0.14 वही हमारा रेडियस होता। खुद सोचिए ना, आप 0 को क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर आप 0 को ले लेंगे बाय द वे, तो 0 को अगर लेते हैं तो इसका मतलब ये पूरा कवर हो जाएगा, तो पूरा पावर सीरीज इसमें कन्वर्जेंट हो गया। लेकिन पाई पर तो सिंगुलरिटी है, तो सिंगुलरिटी तो कैसे कन्वर्जेंट होगा, ये लॉजिक भी लगाइए ना, इससे बातें क्लियर हो जाता है। तो कंफर्म हुआ, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से डाउट होता है बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और वे सारे आपके फ्रेंड्स हैं या फिर स्टूडेंट्स उनको शेयर कीजिए जिनसे इनको फ़ायदा होने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।